नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक का विषय बिंदु है वह है समाजशास्त्र कक्षा 12 और समाजशास्त्र के 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। तो हम लोग 2024 के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों का सलूशन यहाँ कर रहे हैं और इस क्रम में आज हमारा जो लेक्चर है वह 5वां लेक्चर दीर्घ उत्तरी से दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न को कितने पृष्ठों में कैसे लिखना है यह सब आप नजरिया रखिएगा इन प्रश्नों पर, और इसी तारतम्य में आपको लिखना भी है और ये सारे प्रश्न आपको राजीव क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए लिखा गया है कि भारत की एकता के लिए कौन सी शक्तियां तथा कारक जिम्मेदार हैं, विवेचना कीजिए। अब लिखने उत्तर हम इसका कैसे लिखेंगे, देखिए राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक संवैधानिक प्रावधान, चाहे इस ढंग से लिख दीजिए चाहे लिख लीजिए कि एकता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू, कुछ भी इस ढंग से आपका पहला उत्तर की विवेचना, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को आज का नया भारत जब बना तो संविधान ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए किन किन पहलुओं की तरफ ध्यान देता है। तो आप देखेंगे इन प्रश्नों में इसके लिए समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि ऐसे पहलू को डाला गया है कि जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता विद्यमान रहे। आइए लिखेंगे कैसे, इस प्रोसीजर को हम लोग जाने। भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को अपने उद्देश्यों के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। संविधान जब लागू हुआ तो भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या क्या आया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया और संविधान में उसे रखा गया। दूसरा बिंदु क्या दिया कि नागरिकों के लिए निर्धारित मौलिक कर्तव्य भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। यह तो दिया गया संविधान में वर्णित समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपने उद्देश्य के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय, संविधान का उद्देश्य ही है कि इसे स्थापित किया जाए, इसे पूरी तरह से पालन किया जाए। नागरिकों के लिए क्या कहा कि नागरिकों के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता के प्रतिबद्ध होने के लिए क्या दे रहा है कि नागरिकों के लिए निर्धारित मौलिक जो कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, कर्तव्य भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। और कहां देते हैं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्याय संगत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित करते हैं। संविधान यह निर्देशित करता है, नीति निर्देशक के माध्यम में यह निर्देशित करता है कि सामाजिक भेदभाव क्या हो, जो देश के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव हैं उन्हें समाप्त किया जाए और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, न्याय संगत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश करता है हमारा भारतीय संविधान। ये प्रावधान पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करते हैं। यह पूरी की पूरी जो भावनाएं हैं वह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को पैदा करते हैं प्रत्येक नागरिक के अंदर। अब सरकार कि इस पर पहल कौन कौन से है, कौन कौन से बिंदु है जिस पर सरकार ने पहल की, तो यहां देखा जाए सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय एकता परिषद
सरकार द्वारा क्या स्थापित की गई है? राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता से संबंधित मुद्दों से निपटती है और उनके लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करती है। सरकार द्वारा क्या पहल किया गया कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई और राष्ट्रीय एकता परिषद राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाओं से पूरी तरह से निदान करने का प्रयास करती है, निपटती है। उनके लिए उपयुक्त सिफारिश भी राष्ट्रीय एकता परिषद के द्वारा की जाती है। यह सरकार के द्वारा पहल किया गया, इन बिंदुओं पर सरकार के द्वारा पहल किया गया। अगला प्रश्न है इसी से आगे, केंद्र में नीति आयोग पूरे देश के लिए जो नीति आयोग बना है, योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग आया, सरकार ने जो लाई, उसका उद्देश्य क्या है? देश के लिए आर्थिक विकास की तलाश करता है। नीति आयोग किसका क्या करता है? आर्थिक विकास की तलाश करता है और एक ही चुनाव आयोग चुनाव आयोजित करता है। एक ही चुनाव आयोग चुनाव को आयोजित करता है। राष्ट्रीय त्योहार और प्रतीक। राष्ट्रीय त्योहार भी राष्ट्र को एकजुट करने में, राष्ट्रीय त्योहार क्या है? राष्ट्र को एकजुट करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे सभी भारतीयों द्वारा देश के सभी हिस्से, चाहे भाषा, धर्म, संस्कृति की परवाह किए बिना मनाए जाते हैं। जो भी त्योहार हैं वह राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, एकजुट करने के लिए कहा जाए, वो पूरी तरह से मदद करते हैं। राष्ट्रीय त्योहार लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें एकजुट करने का प्रयास करती है और वे सभी भारतीयों द्वारा देश के चाहे जहां रह रहा कोई भी, चाहे किसी भी भाषा, धर्म और संस्कृति का बिना परवाह किए, इसको ध्यान में न रख करके सभी लोग अपने अंतःकरण से एकजुट होकर इसे मनाते हैं। अगला बिंदु है राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक हमें एक पहचान की याद दिलाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? राष्ट्रगान, यह हमारी अपनी एक पहचान की याद दिलाते हैं और उत्सव तथा विपत्ति के समय वे एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। देश के साथ आनंद की बात है। त्योहारों में, राष्ट्रीय पर्वों में जहां हम एकजुट होते हैं, वहीं विपत्ति में भी हम एकजुट होकर के अपनी शक्ति के साथ उस कार्यों को पूरी तरह से करते हैं। अन्य कारक, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। हमारे यहाँ कौन सी एकीकृत न्याय प्रणाली? अर्थात मतलब एक पिरामिड के रूप में न्याय व्यवस्था है जिसके सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है और अंतिम न्यायालयों की अधीनस्थ न्यायालय है। यहां कह रहा कि एकीकृत न्यायिक प्रणाली और अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है। भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है। कौन कौन सी? एकीकृत न्याय प्रणाली और अखिल भारतीय सेवाएं। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति निर्माण और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीतियों का निर्माण करने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और अन्य पदों पर भी भर्ती के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति भी एक मुख्य कारक है। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए जहां संविधान में वर्णन किया गया है, वहीं सरकार के द्वारा समय समय पर सरकार के द्वारा योजनाएं भी लॉन्च की जाती हैं। तो सरकार के द्वारा भी इस पर पहल किया जाए कि देश के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता कैसे कायम रहे। आइए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब लिखेंगे कैसे? पहला प्रश्न किया सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। अब जब सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं तो सामाजिक सर्वेक्षण के लिए आपको उसका अर्थ जानना होगा और उसकी परिभाषा देनी होगी। तो सामाजिक सर्वेक्षण है क्या, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए लिखा गया बिल्कुल सरल भाषा में कि साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो सर्वेक्षण का अर्थ है स्वयं घटना का अवलोकन
कर्ण। स्वयं घटना का अवलोकन। सर्वेक्षण क्या होता है कि किसी भी विषय बिंदु पर स्वयं सर्वेक्षण करना और उस सर्वेक्षण को स्वयं करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो सर्वेक्षण क्या है कि स्वयं घटना का अवलोकन करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है इसका अर्थ ना। आगे सर्वेक्षण अंग्रेजी के सर्वे शब्द का रूपांतर है। सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के सर्वे शब्द का रूपांतर है और सर्वे शब्द देखा जाए तो दो शब्दों से बना है, सर और वेयर। सर का अर्थ है ऊपर, वेयर का अर्थ होता है देखना। समाज शास्त्र के शब्दकोश के अनुसार सर्वेक्षण का अब यहां दिखाई दे रहा है क्या बताया, समाज शास्त्र का के शब्दकोश के आधार अगर इसकी हम अर्थ लें तो सर्वेक्षण का अर्थ है कि किसी समुदाय का संपूर्ण जीवन के किसी पक्ष जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन तथा विश्लेषण ही सर्वेक्षण है। यहां कह रहा है कि किसी समुदाय का संपूर्ण जीवन के किसी पक्ष का, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे मनोरंजन से, इन सारे किसी भी विषय से संबंधित है, इन तथ्यों का संकलन कर और उनका विश्लेषण, इन तथ्यों को संकलित करके उनका विश्लेषण करना ही क्या है, सर्वेक्षण है। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं के विषय में जानकारी करने का जो प्रयत्न किया जाता है, सामाजिक घटनाओं के विषय में जो हम जानकारी करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। यह तो रहा सामाजिक सर्वेक्षण। कि सामाजिक सर्वेक्षण आप क्या जाने कि ऐसा जो सर्वेक्षण करता स्वयं घटना का अवलोकन करे और उसे जानकारी प्राप्त करे। अब समाजशास्त्र ने क्या कहा कि जीवन के किसी भी पहलू पर, चाहे शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, मनोरंजन से हो, उनका स्वयं संकलन कर तथा विश्लेषण करना ही सर्वेक्षण है। अब आपको लिखना है कि निम्नलिखित परिभाषाओं से सर्वेक्षण का अर्थ भली भांत स्पष्ट हो जाता है। यहां देखिए लिखा गया है। अब सर्वेक्षण की परिभाषा, सर्वेक्षण के विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, इनमें देखिए नाम लिखा गया है पीवी यंग महोदय। पीवी यंग महोदय के अनुसार सर्वेक्षण समाज की व्याधि शास्त्र प्रस्तुत व तात्कालिक समस्याओं जिनकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं तथा निश्चित सामाजिक प्रभाव व महत्व हैं के सुधार व उपचार की रचनात्मक योजना के निर्माण से संबंधित है। सर्वेक्षण समाज की व्याधि शास्त्र, व्याधि माने दुख शास्त्र, जो समाज में व्याधि है, कष्ट है, प्रकृति प्रस्तुत और तात्कालिक समस्या, जो समाज के अंतर्गत समस्याएं हैं, जिसका एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं, जिस समाज में रह रहे हैं उसकी भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित सामाजिक प्रभाव व महत्व है के सुधार उपचार की रचनात्मक योजना, सकारात्मक योजना, रचनात्मक योजना के निर्माण से संबंधित है। इस परिस्थितियों का मापन किया जा सकता है तथा उनकी तुलना उन परिस्थितियों से की जा सकती है जिन्हें आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिन्हें हम एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो समस्याओं की समस्या का किसी भी देश समाज के अंतर्गत जो समस्याएं, सामाजिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं, उन उत्पन्न हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का सकारात्मक रूप से कहा जाए, रचनात्मक रूप लेते हुए उनमें सुधार करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरे महोदय हैं वर्गेस। वर्गेस महोदय ने परिभाषा देते हुए कहा कि किसी समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। किसी भी समुदाय का अगर सर्वेक्षण किया जाता है तो उसके सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के लिए किया गया तथा इसकी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसका अध्ययन होता है वैज्ञानिक। केलॉग तथा अन्य कहते हैं सामाजिक सर्वेक्षण
सामान्यतः सरकारी प्रयास माने गए हैं जो सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक प्रणालियों से अध्ययन करते हैं, जो सीमा तक गंभीर हैं और जनमत को जागृत करके उनके समाधान के प्रयास की इच्छा उत्पन्न कर सके। चौथे परिभाषा देने वाले हैं वोगार्ड्स। किसी विशेष समुदाय के आवास तथा कार्य की दशाओं के संबंध के तथ्यों को संग्रहित करना ही क्या है? सर्वेक्षण है। सिन पाओ यंग कहते हैं एक सामाजिक सर्वेक्षण प्राय व्यक्तियों के समूह की रचना, क्रियाओं तथा रहन सहन की दशाओं की एक खोज होता है। अब सामाजिक सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य हैं, यह तो आप देखें विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण पर अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की। अब अगला है सामाजिक सर्वेक्षण जो किए जाते हैं उनका क्या है, उद्देश्य क्या है। तो साफ से परिभाषा से ही पता चलता है कि सामाजिक समस्याओं का जो अध्ययन किया जाता है, जो समाज के अंदर किसी भी प्रकार की, चाहे शिक्षा से, चाहे स्वास्थ्य से, चाहे सामाजिक कुरीतियों से है, उनका रचनात्मक उनमें सुधार करना, उस विषय वस्तु का को जहां तक मानवीय गरिमा, मानवीयता शर्मनाक हो रही उन्हें दूर किया जाए और उसे पढ़ाया जाए, लोगों के अंदर जागरूक किया जाए। अब सामाजिक सर्वेक्षण के हमें क्या लिखना है, उद्देश्य। तो कहेगा मोजर का कथन है, उद्देश्य के संदर्भ में विद्वान है मोजर का कथन है कि सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पहलू पर, सर्वेक्षण जो है जनजीवन के किसी पहलू पर प्रकाशित तथ्यों के एकत्र करने के लिए किया जाता है। सामाजिक जीवन के प्रशासित तथ्यों के एकत्र करने के लिए किया जा सकता है, अथवा किसी कार्य कारण संबंध की खोज के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उद्देश्य की चर्चा की जा रही। बहुत सारे सर्वे इसके उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूचना प्रदान करना। इस संदर्भ में मोजर तथा कार्टन सूचना प्रदान करने के संदर्भ कौन कर रहे हैं? मोजर तथा कार्टन का कथन है कि अधिकांश सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को सूचना प्रदान करना होता है। वह व्यक्ति सरकारी विभाग का हो सकता है जो यह जानना चाहता हो कि भोजन पर कितना व्यय करते हैं, अथवा व्यापार से संबंधित हो सकता है जो यह जानना चाहता है कि लोग कौन सी प्रक्षालक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, अथवा कोई अनुसंधान संस्था हो सकती है जो वृद्धावस्था की पेंशन पाने वालों के घरों की स्थिति का पता लगाना चाहती है। तो पहला कार्य क्या हुआ? सूचना प्रदान करना। मोजर ने क्या कहा? सूचना प्रदान करना, चाहे वह सरकारी विभाग का हो सकता है जो जानना चाहता हो कि कितना व्यय हो रहा है, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे कोई अनुसंधान हो। दूसरा बिंदु दिया जा रहा है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं जिनके बारे में स्वयं हमें जानकारी नहीं रहती। कुछ समस्याओं के मूल कारणों का ज्ञान भी हमें नहीं रहता और इसलिए जीवन के लिए अभिशाप बन जाती हैं। सामाजिक सर्वेक्षण जीवन से संबंधित इन्हीं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है। सामाजिक सर्वेक्षण जो है जीवन से संबंधित सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। कार्य कारण संबंध की खोज। अनेक सर्वेक्षण कार्य कारण के संबंध की व्याख्या के उद्देश्य से किए जाते हैं कि कार्य और उसके कारण को जाना जाए। अनेक घटनाओं को देखकर हमें उनके कारणों का ज्ञात करने की जिज्ञासा होती। अतः सर्वेक्षण द्वारा इस सामग्री को एकत्र करते हैं कि ताकि घटना के कारणों के ऊपर प्रकाश पड़ सके और पुनः घटना होने से बचा जा सके। अगला है प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा परीक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्राकल्पनाओं का परीक्षण करना तथा अनुसंधान करने के लिए नई प्राकल्पनाओं का निर्माण करना है। पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो यह रहा आपका दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न। चलिए देखें दूसरे प्रश्नों को हम लोग देखें।
दूसरा प्रश्न है साक्षात्कार पद्धति को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख लाभ बताइए। साक्षात्कार की पद्धति को परिभाषित करिए, इसका लाभ। फिर देखिए दे रहा है अथवा, चाहे यह प्रश्न नेचर सबका एक ही रहेगा। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा इसके गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। साक्षात्कार पद्धति के प्रमुख लाभ बताइए। साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसके गुण एवं दोषों की चर्चा कीजिए। एक ही प्रश्न के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए। साक्षात्कार की पद्धति को समझाना है तो पुनः देखिए हमें क्या हेडिंग डालना पड़ेगा साक्षात्कार के संदर्भ में। तो पहले आपको तुरंत हेडिंग डालना है साक्षात्कार का अर्थ तथा परिभाषा। अर्थ जानेंगे, उसके बाद परिभाषा को लिखेंगे। तो यहां लिखा गया अवलोकन अनुसूची की ही बात है। अनुसूची जो लिखी जाती है, बनाई जाती है, अनुसूची की बात। साक्षात्कार भी सामाजिक अनुसंधान में सूचना संकलित करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। साक्षात्कार क्या है? सामाजिक अनुसंधान में सूचना को संकलित करने वाली एक महत्वपूर्ण क्या है? प्रणाली है। सूचना जानना चाहती है, आपके संदर्भ में जानना चाहती है। यह एक मात्र प्रणाली है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता समूह के लोगों के व्यक्तित्व का चित्रात्मक अध्ययन करता है। जो साक्षात्कार करने वाले हैं, जो किसी व्यक्तित्व का साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसे अध्ययनकर्ता समूह के द्वारा लोगों के व्यक्तित्व का चित्रात्मक अध्ययन करता है। साक्षात्कार प्रत्यक्ष संपर्क की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति समूह समुदाय संबंधी सूचनाओं तथ्यों का संकलन किया जाता है। सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसमें अवलोकन संपर्क तथा तथ्यात्मक अनुभूति का समावेश होता है। यह प्रणाली बृहद और औद्योगिक समाजों के अध्ययन की दृष्टि से बड़ी उपयोगी मानी जाती है। साक्षात्कार पद्धति अनुसंधान से संबंधित व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने की एक कला है। सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से जब एक अध्ययनकर्ता किसी सूचनादाता से प्रत्यक्षतः आमने सामने होकर वार्तालाप करता है तो उस प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। यह तो रहा साक्षात्कार का अर्थ। अब साक्षात्कार के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई वहां यहां चर्चा करनी होगी। तो क्या लिखा गया? निम्नलिखित परिभाषाओं से, इन परिभाषाओं से सरकार का अर्थ अधिक स्पष्ट होगा। तो यह परिभाषाएं देखा जाए, पीवी यंग महोदय ने साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए कहा कि साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध पद्धति माना जा सकता है, एक ऐसी जो क्रमबद्ध माना जाता है। इस पद्धति के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में कम काल्पनिकता से प्रविष्ट होता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। पीवी अंग ने कहा। जॉन डी डार्ले कहते हैं साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जो व्यक्ति को उसके सामने उसके संदर्भ में जानने की पूरी जानकारी देता है प्रत्यक्ष रूप से। गुडे एवं हाथ कहते हैं साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक क्या है? गुडे एवं हार्ट कहते हैं साक्षात्कार मूल रूप से एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार पद्धति के गुण, ये परिभाषाओं के साथ अब इसके गुण और दोष के संदर्भ में हम लोगों को लिखना है। तो सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, सभी स्तरों के लोगों से सूचना प्राप्त होना। साक्षात्कार का मतलब क्या है? सभी स्तर के लोगों से सूचना प्राप्त होना। सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में विविधता होती है। अन्य पद्धति के द्वारा सभी प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचना एकत्रित नहीं की जा सकती, परंतु साक्षात्कार में यह कार्य संभव होता है। अर्थात
साक्षात्कार में प्रत्येक वर्ग अथवा समुदाय के द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो सभी स्तरों के लोगों से सूचनाएं प्राप्त किसके माध्यम से? साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। आंतरिक भावनाओं की सूचना, इस साक्षात पद्धति से व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं की जानकारी करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आंतरिक भावनाओं की जानकारी होने में सहायक होता है। साक्षात्कार ऐसे प्रश्नों को पूछकर जो कि सूचना दाता के संवेग को उत्तेजित करते हैं, उसके ही मुख से उसकी आंतरिक भावनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त लेता है। इस प्रकार की आंतरिक भावनाओं की जानकारी अन्य पद्धतियों द्वारा संभव नहीं है। आंतरिक भावनाओं की जानकारी अन्य पद्धतियों में संभव नहीं है। अगर यह है तो केवल साक्षात्कार के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अगला है अमूर्त घटनाओं की वास्तविक जानकारी। अमूर्त घटनाओं की वास्तविक जानकारी। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। साक्षात्कार के द्वारा अमूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अमूर्त तथ्य व्यक्ति के विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण, रुचियां आदि होते हैं। क्योंकि इन तथ्यों की वास्तविक जानकारी वही दे सकता है जिसका इनसे संबंध रहा। अतः साक्षात्कार में इस प्रकार के अमूर्त तथ्यों, अमूर्त तथ्य मतलब विचार, भावनाएं, उनके दृष्टिकोण की व्यक्ति के द्वारा जानकारी होना संभव हो जाता है। व्यक्ति के द्वारा जानकारी होना क्या है? संभव हो जाता है। मनोवैज्ञानिक महत्व। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साक्षात्कार का पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार में सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता के समक्ष रहता है। दोनों ही का संपर्क एक दूसरे को प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। सूचनादाता को उसकी भावभंगिमा स्पष्ट कर देती है। सूचनादाता को उसकी भावभंगिमा से भी जानकारियां प्राप्त होती तथा उन तथ्यों की जानकारी का सूत्र साक्षात्कर्ता को सरलता से प्राप्त हो जाता है। अगला है पूर्व घटनाओं की जानकारी। पूर्व घटनाओं की जानकारी। साक्षात्कारता पद्धति में वर्तमान के अतिरिक्त पूर्व घटनाओं की जानकारी भी की जा सकती है। वर्तमान से तो ज्यादा हम क्या पूर्व घटनाओं की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के माध्यम से सूचनादाता से पूर्व घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की सुविधा अवलोकन विधि के द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार की सुविधा अवलोकन विधि के द्वारा संभव नहीं है। साक्षात्कार पद्धति के दोष। अब देखा जाए इसके दोष क्या हैं? विश्वसनीयता तथा वैधता का अभाव। दोष इसके क्या है? विश्वसनीयता तथा वैधता का इसमें अभाव। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता जिसके द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा है और जो सूचना दे रहा है, दोनों ही प्रश्नोत्तर करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। इस प्रकार उनमें अभिमत का होना संभव होता है। अभिमत पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण प्राप्त सूचनाएं पूर्ण रूप से विश्वसनीय और वैध नहीं हो सकती। जहां कह रहा है साक्षात्कारकर्ता और सूचना के दाता के बीच में जब बातें होती हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो यहां कहा जा रहा है कि दोनों के प्रश्न उत्तर जो चलते हैं ये पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र होते हैं। और स्वतंत्र होने के नाते पूरी स्वतंत्र भावनाओं से बातें चलती है जो पूरी तरह से विश्वसनीय तथा वैध नहीं, क्योंकि उनमें अभिमत का होना संभव होता है। अभिमत पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण प्राप्त सूचनाएं को पूरी तरह से विश्वसनीय, अभिमत विशेष मत जो उनके होते हैं उस पर किसी ढंग से विश्वसनीय और वैध नहीं हो सकता। विस्मृत। साक्षात्कार के समय सूचनादाता जिन जिन प्रश्नों का उत्तर देता है उनको तुरंत उसी समय नहीं लिखा जाता। साक्षात्कारकर्ता यह कार्य उसका साक्षात्कार पूर्ण किए जाने के बाद करता है। ऐसा करने में कई बार ऐसा होता है कि साक्षात्कारकर्ता को सभी कुछ याद नहीं रहता, अतः आवश्यक अध्ययन सामग्री छूट जाती है। तीसरा दोष इसका है पृथक सामाजिक पृष्ठभूमि। साक्षात्कर्ता भी समाज का ही सदस्य होता है, अतः यह संभव है कि उसकी और सूचनादाता की सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर हो। और प्रायः ऐसा होता भी है
ऐसी स्थिति के कारण दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाते, जबकि इस प्रकार का संपर्क साक्षात्कार पद्धति की सफलता के लिए आवश्यक होता है। इस आधार पर प्राप्त की गई सूचनाएं अनुपयोगी होती हैं। दोनों हो सकता है एक पृष्ठभूमि के न हो, अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हों, और ऐसी तरह दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होता। यहाँ और वहाँ जो प्रश्न उत्तर चलते हैं उसके द्वारा यह कहा जा रहा कि इस आधार पर प्राप्त जो सूचनाएं ली जाती हैं, बताई जाती हैं, वह पूरी तरह से अनुपयोग होती हैं। देखिए, मान लीजिए किसी भी वर्ग से किसी भी वर्ग का अब उसी से है तो उसकी एक सहानुभूति चल पड़ेगी, उससे नहीं है तो सहानुभूति नहीं प्राप्त करेगा। प्रश्न का नेचर भी उस अनुरूप ऐसे इसी प्रकार से पूछा जाता है, तो इस ढंग से कहा जा रहा है ये बहुत उपयोगी नहीं है। हीनता की भावना साक्षात्कार पद्धति की सफलता सूचना दाता द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर करती है। अनेक बार सूचना दाता द्वारा सूचना दिए जाने की अनिच्छा साक्षात्कारता के हृदय में हीनता का भाव उत्पन्न कर देती है, उसका उत्साह कम हो जाता है और सूचना दाता की अनिच्छा देखकर वह उनका महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा कर डालता है। वास्तविकता की उपेक्षा करना साक्षात्कार पद्धति से अनेक बार वास्तविकता की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता को सूचना दाता के उत्तरों को रिपोर्ट में लिखे जाने की स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के कारण कई बार जाने और अनजाने में अपने अनुभवों को रिपोर्ट में लिख देता है। इस प्रकार वास्तविकता की उपेक्षा हो जाती है। कभी कभी साक्षात्कार में ऐसा होता है कि साक्षात्कारकर्ता और सूचना दाता, सूचना देने वालों के बीच में दोनों के जो रिपोर्ट लिखे जाने की स्वतंत्रता होती है, इस वजह से इनमें कई बार ऐसा हो जाता है कि जाने और अनजानों में जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो हम अपने मन मुताबिक लिख दिया जाता है। इस प्रकार यह वास्तविकता की यहां पर क्या हो रही है, उपेक्षा हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। अब यहां भी क्या लिखना, उपनिवेशवाद क्या समझते हैं, तो उपनिवेशवाद जैसे कहा गया क्या समझते हैं, तो वहां आपको क्या लिखना है, उपनिवेशवाद के पहले अर्थ को बताएंगे, जो आप समझते हैं उसका अर्थ बताइए। तो यहां आप देखिए अर्थ बताया गया है कि यूरोप के देशों को विश्व के अनेक भूभागों पर यूरोप के जो देश हैं विश्व के अनेक भूभागों पर नवीन क्षेत्रों का पता लगा। यूरोपियों को यह पता लगा कि विश्व में अनेक नवीन क्षेत्र हैं, इसलिए यूरोप के देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि ने विशेष रूप से नवीन क्षेत्रों में अपनी, जो नवीन क्षेत्र इनको पता चला, इन नवीन क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। यूरोप के देशों को चला, जब पता है इस बात का चला कि विश्व में बहुत सारे नवीन क्षेत्र हैं, तो यूरोप के ये सारे देश कौन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड ने विशेष रूप से इन नवीन क्षेत्रों पर अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण, नगरीकरण जैसी प्रक्रियाओं के बल पर इन्होंने फिर क्या किया, उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण, नगरी जैसी प्रक्रियाओं पर उस देश के संपूर्ण उद्योग, औद्योगिकरण से संपूर्ण उद्योग और व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया। संपूर्ण उद्योग और व्यापार पर क्या किए, कब्जा जमा लिए। ब्रिटिश साम्राज्य ने तो भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के द्वारा अपना राज्य ही स्थापित कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने उपनिवेशवाद के माध्यम से ब्रिटिश का भारत पर साम्राज्य ही स्थापित हो गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की पहली सम्राज्ञी बनी, पहली रानी बनी, सम्राज्ञी बनी। भारत में एक लंबे समय तक ब्रिटिश राज होने के कारण
भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। एक लंबे काल खंड तक अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व होने की वजह से भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। वास्तव में उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है, बताया जा रहा कि उपनिवेशवाद है क्या, ध्यान दीजिएगा, उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विकसित या संपन्न देश, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विकसित कह दीजिए या आप क्या कहेंगे संपन्न देश, किसी अन्य विकसित या गरीब देश की व्यापारिक गतिविधियों को अपने हितों में प्रयोग करने हेतु कोई भी विकसित या संपन्न देश अविकसित या गरीब देश की सारी व्यापारिक गतिविधियों को किसके लिए, अपने हितों के लिए प्रयोग करने हेतु वहां पर अपना उद्योग और व्यापार स्थापित करता है। अपने हितों की पूर्ति के लिए अपना उद्योग और व्यापार को क्या करता है, स्थापित करता है, स्थापित करता है। और वहां के संसाधनों एवं कच्चे मालों, वहां के संसाधनों एवं कच्चे माल के प्रयोग से बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा वस्तुएं तैयार कर उनका व्यापार करता है और इस प्रकार सारा आर्थिक लाभ खुद ही हड़प कर जाता है। धीरे धीरे वह उस देश की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है। धीरे धीरे वह उस देश की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। इस प्रकार उपनिवेशवाद की प्रक्रिया ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित किया अपितु भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को बड़ी गहराई तक प्रभावित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को ही न प्रभावित कर भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ ही प्रभावित किया है। तो क्लियर हो गया होगा कि उपनिवेशवाद क्या है। एक विकसित संपन्न राष्ट्रों द्वारा दूसरे अल्पविकसित और गरीब राष्ट्रों पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को अपने हितार्थ इस प्रकार से संचालित करना कि अपना हित, अपना स्वार्थ सिद्ध हो और इसके लिए यहां के कच्चे मालों को, यहां के उद्योगों को यहां की कुटीर उद्योगों पर आघात पहुंचाया गया और विदेशों से यहां के कच्चे माल को ले जाकर मशीनीकृत मालों को भारत की समाज में लाया गया। और इस तरह से यह केवल उद्योग से ही नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति को भी इसने बड़ी गहराई तक प्रभावित किया है। अब यहां लिखना है उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी कहा भारतीय संस्कृति और समाज को प्रभावित किया, क्या प्रभाव उपनिवेशवाद से भारतीय समाज पर पड़ा। तो यहां देखा जाए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय समाज का पश्चिमी समाज से परिचय हुआ। उपनिवेशवाद से ही भारतीय समाज का किससे परिचय हुआ, पश्चिमी समाज से परिचय हुआ। पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति से पूर्णतः भिन्न थी। पहला तो ये दोनों लोग पूरी तरह से अभिन्न थी, अतः दोनों में आदान प्रदान होना स्वाभाविक था। यही वह युग है जिससे भारतीय समाज का आधुनिक युग में प्रारंभ होता है। आधुनिक युग का प्रारंभ अगर कहा जाए तो पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति का जो सम्मिलन है, जो एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, वहीं से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। अंग्रेजी शासन काल में परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाएं क्रियाशील हो गई। दोनों में बिल्कुल भी अलग थी संस्कृतियां और दोनों मिलते हैं तो मिलते हैं कहां, अंग्रेजी शासन काल में, जिसमें परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाएं यहां क्या हुई, क्रियाशील हो गई। इन प्रक्रियाओं में कुछ तो पूरी तरह से बाहरी प्रक्रियाएं थी जबकि कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं भी थी। बाहरी प्रक्रियाओं में क्या था, कुछ बाहरी प्रक्रियाएं थी तो कुछ क्या था, आंतरिक। बाहरी प्रक्रियाओं में देखा जाए पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण
औद्योगिकरण आदि प्रमुख थे तथा सांस्कृतिकरण एवं नगरीकरण प्रमुख। सांस्कृतिकरण और नगरीकरण ये प्रमुख रूप से आंतरिक प्रक्रियाएं थी। उपयुक्त प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज निम्नलिखित रूप से प्रभावित या परिवर्तन हुआ। अब इनके आ जाने से भारतीय समाज कहां से कैसे प्रभावित हुआ, यह देखिए। पहला, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। वन क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगे। उपनिवेशवाद के दौरान लोगों के आवागमन में वृद्धि हुई। उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्रीयता और उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का जन्म हुआ। पूंजीवाद के फलस्वरूप नए बाजारों का आविर्भाव हुआ, यह परिवर्तन हुआ। टिप्पणी करना है, नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। तो नगरीकरण का अर्थ है क्या, तो यहां देखा जाए नगरीकरण का क्या अर्थ है। ग्रामीण जनसंख्या को नगर में आकर बसना, ग्रामीण गांव की जनसंख्या शहर में आकर बसना, या भूमि से संबंधित कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों को अपनाने को लगाना ही नहीं, बल लोगों के नगर में आकर बस जाने मात्र से ही नहीं उनका नगरीकरण नहीं हो जाता, बल्कि ग्रामीण व्यक्ति भी जो कि व्यवसाय और आदतों को त्यागते नहीं हैं, नगरीकरण होते हैं। नगरी है क्या, यहां का रहा कि जो भूमि से गांव से शहर आ गए हैं और शहर में आत करके अपने ग्रामीण की परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, कार्य को छोड़ करके, कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग गए, वो भी नगरीकरण नहीं है। कि नगरों में आके बस गए, वो नगरीकरण नहीं है, बल्कि नगरीकरण यदि वे नगरी जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार और दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जब तक वो अपने मूल व्यवहार को नहीं अपनाते, ग्रामीण का जो मूल व्यवहार है, उस मूल व्यवहार को, उस मनोवृत्ति को, उन जीवन शैलियों को जो नगरी से संबंधित है, जब अपना लेते हैं तो वही नगरीकरण है। जब तक वो मनोवृत्तियां, जीवन शैली अगर ग्रामीण का है तो नगर में रहकर भी ग्रामीण की, लेकिन अगर वह अपनी पूरी जीवन शैली, नगरी जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल, व्यवहार एवं दृष्टिकोण को अपना लेते हैं, तब वो नगरीकरण है। तो कहने का मतलब यहां क्या कर, नगरीकरण का केवल यह अर्थ नहीं है कि वह भूमि से संबंधित कार्य के स्थान पर करने लगे, यही कह रहा है। लोग नगरों से आकर बस जाने मात्र से ही नगरीकरण नहीं माना जाएगा कि नगर से, गांव से आके कहां बस गए, नगर तो नगरीकरण हो गए, बल्कि ग्रामीण व्यक्ति भी जो ग्रामीण व्यवसाय और आदतों को त्यागते नहीं है, ग्रामीण का ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण व्यवसाय और आदतों को नहीं त्यागता, नगरीकरण हो सकते हैं यदि वे नगरी जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्यों, व्यवहार और दृष्टिकोण को अपना लेते हैं। अगर इनको अपना लेते हैं तो नगरी हो सकते हैं। नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिससे कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तन होता है। डेविस कह रहे हैं, नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है जो परिवर्तन का एक ऐसा चक्र है जिसमें समाज कृषक से कहां औद्योगिक समाज में परिवर्तन होता है। कृषक से कहां चला गया, औद्योगिक, नगरीकरण। एयर चार्ल्स कहते हैं कि नगरीकरण का अर्थ नगरी बनने की प्रक्रिया से, नगरीकरण का अर्थ क्या है, नगरीय बनने की प्रक्रिया से है, अर्थात व्यक्ति को नगरीय क्षेत्रों के गमन तथा नगरीय प्रक्रियाओं, जनसंख्या क्षेत्रों में वृद्धि। वर्गल कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम नगरी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। यह परिभाषा के माध्यम से बताया गया। इसके गुण क्या है, इसके निम्नलिखित गुण यहां बताए गए हैं। देखिए, पहला, नगरीकरण से लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है। नगरीकरण से लोगों का शहरी मॉडल स्तर आता है और जीवन स्तर अपने आप क्या होता है, ऊंचा होता है।
नगरीकरण औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करती है। नगरीकरण व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में सहायक होता है। इन क्षेत्रों में द्वितीयक समूहों की बहुतायत होती है। नगरीकरण अस्पृश्यता की भावनाओं को कमजोर करता है। नगरीकरण जातीय बंधनों को कमजोर कर एक समरस समाज बनाने में सहायक होता है। और जहां इसके यह गुण हैं, वहीं इसके क्या हैं? दोष। दोष क्या है? नगरीकरण के निम्नलिखित दोष हैं। नगरीकरण के फलस्वरूप सामुदायिक भावना का ह्रास होता है और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। नगरीकरण से ही सामुदायिक भावना का ह्रास हो जाता है, व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां बढ़ती है। संयुक्त परिवारों का विघटन होता है और एकल परिवारों में वृद्धि होती है। नगरीकरण के फलस्वरूप नगरों में आवास और स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनघनत्व अधिक होने के कारण लोग झुग्गियों में रहने का विवश होते हैं। नगरों में धर्म और नैतिकता की तुलना में भौतिक मूल्यों का महत्व दिया जाता है, जो मानवीय संवेदनाओं को दुर्बल करता है। दुर्बल करता है। यह इसके क्या रहे? प्रमुख दोष रहे। नगरीकरण के दोषों को दूर करने के उपाय, इनके उपाय क्या होने चाहिए? नगरीकरण के दोषों को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, नगरों में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति के बजाय जो व्यक्तिवादी मनोवृत्ति है, वह सामुदायिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे लोग आपस में जुड़ाव अनुभव करें। नगरों में आवासीय स्थलों को स्वस्थ सम्मत बनाया जाना चाहिए, जिससे वायु और प्रकाश की पर्याप्त सुविधा है। एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि के बावजूद लोगों को अपने माता पिता की सेवा को प्रवृत्त किया जाना चाहिए। भौतिकता की प्रवृत्ति के इतर लोगों को धर्म और नैतिकता से जुड़े रहने का आह्वान किया जाना चाहिए। धर्म और नैतिकता से जुड़े रहने का आह्वान पश्चिमीकरण के बजाय भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने के लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। पश्चिमीकरण के बजाय भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने की लोगों की प्रेरणा देनी चाहिए। तो यह रहा नगरीकरण के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण की विस्तृत विवेचना कीजिए। आधुनिकीकरण क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। फिर प्रश्न लिखा गया, उसी से संबंधित वही घुमाया गया है। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिकीकरण की विशेषता बताएं भारतीय समाज पर। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो पहले हमें आधुनिकीकरण पर ही बोलना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रयोग विशेष तौर पर समाज में होने वाले परिवर्तनों या औद्योगिक के कारण पश्चिमी देशों से आए परिवर्तनों को समझने के लिए किया गया है। जब भी हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो वहां पर विशेष करके देखा जाए तो सिर्फ यह परिवर्तन है कि हमारी व्यवस्थाएं औद्योगिकरण की तरफ, और पश्चिमी देशों से जो मूल्य आए हैं, पश्चिमी देशों से जो संस्कृतियां आई, उन परिवर्तनों को समझने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण का प्रयोग उपनिवेशी एवं विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए भी किया जाता है। आधुनिकीकरण का प्रयोग और कहां? उपनिवेशी और विकासशील देशों में जो परिवर्तन हुए उसको भी समझने के लिए किया गया है। कुछ समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण को उसके सांस्कृतिक पक्षों तक सीमित रखा है। समाजशास्त्रियों ने उसके सांस्कृतिक पक्ष तक ही सीमित रखा, तो कुछ ने उसके संरचनात्मक पक्ष को उभारा है। तो कहीं सांस्कृतिक पक्ष को तो कोई संरचनात्मक पक्ष को भी उभारा है। कुछ अध्यायों में आधुनिकीकरण को राजनीति से जोड़ा गया है। तो कुछ में इसको मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण किया गया है। कुछ इसे एक प्रक्रिया मानते हैं तो कुछ इसे एक प्रतिफल के रूप में मानते हैं। तो आधुनिकीकरण का मानने वालों में अनेक प्रभाव डाला। आधुनिकीकरण आने पर सही जगह अगर देखा जाए तो मनोभावों पर भी प्रकाश डाला है, उसके कल्चर पर प्रभाव डाला है। तो अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों ने इसे अलग अलग ढंग से इसका वर्णन किया है। अब आती है बात, अब आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध वैज्ञानिक मूल्यों से है। इसकी जो अवधारणा है किससे है? वैज्ञानिक मूल्यों से। यह किसी समाज और संस्कृति के घेरे में बंद नहीं है,
आधुनिकीकरण के बहुत सारे आयाम हैं, इसमें कई स्तरों पर देखा जाता है। जैसे आधुनिकीकरण में व्यक्ति, समूह, समस्त समाज। आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर क्या करता है? एक परिवर्तन है। जो कहा जाए तो 16वीं और 19वीं शताब्दी तक पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका, एशियाई, अफ्रीकी देशों में विकसित हुई। पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशियाई, अफ्रीकी देशों में यह आधुनिकीकरण विकसित हुई। आधुनिकीकरण का भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारत में अगर कहा जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिकीकरण के विकास का क्रम आरंभ होता है। आधुनिकीकरण के विकास का जो शुरुआत होती है ब्रिटिश शासन काल से। पश्चिमी देशों में समाजों के संपर्क में आने से सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन हुए। उपनिवेशवाद के दौरान अगर देखा जाए भारतीय समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों में काफी परिवर्तन हुए। भारत में तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने जहां एक ओर न्याय, कृषि, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में नई प्रणालियां आरंभ की, वहीं दूसरी ओर जमींदारी, रैयतवाड़ी, महावाड़ी जैसे नई भूमि प्रणालियों को लागू करके भारत में राजस्व वसूली को बढ़ाया गया। सरकारी नौकरियों का विस्तार हुआ और अधिकाधिक स्थानों पर भारतीयों को नियुक्त किया गया। सेना और आयुध प्रणाली को व्यवस्थित किया गया। यह ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान की यह घटना है। ब्रिटिश शासन के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। स्वतंत्रता के बाद आप नहीं कह सकते कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया रुकी, वह चलती रही। भारत में अपना संविधान लागू होने पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वह आधुनिकीकरण के दौर की जो चीजें थी, देखिए प्रजातंत्र की स्थापना हुई, युवाओं और महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुए और राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शक्तिशाली रूप से उभरी। इस प्रकार राजनीति की प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से और भी अधिक गतिशील होती गई। भारतीय गांव में सामाजिक गतिशीलता की गति भी अब पहले से अधिक बढ़ गई है। उनके रहन सहन का स्तर पहले से उठा है और वे जाति व्यवस्था, धर्म संबंधी अनेक अंधविश्वासों की प्रति सचेत होते जा रहे हैं। केवल आधुनिक विचारों को ही नहीं, अपनी आधुनिक भारत में आधुनिकीकरण की दिशा दूसरे देशों की तुलना में भिन्न रही। इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की जा सकती है। पहला, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कई पारंपरिक संस्थाएं और गतिविधियां फिर से आरंभ हो गई हैं। उदाहरण के रूप में अब भारत में कई टीवी चैनल जैसे आस्था, संस्कार, साधना, श्रद्धा आदि पूरी तरह से धार्मिक प्रचार के लिए समर्पित हैं। आस्था, संस्कार, साधना, श्रद्धा, आधुनिकता की चकाचौंध धर्म में धर्मगुरुओं का अस्तित्व कायम ही नहीं बल्कि बढ़ रहा है। सुधांशु जी महाराज, मोरारी बापू, रमेश ओझा, सुदर्शन जी महाराज, व्यास जी महाराज, स्वामी रामदेव आज अपने धर्म प्रवचनों का योग प्रदर्शनों से अपने भक्तों एवं साधकों का आध्यात्मिक ज्ञान एवं निरोग रहने की विधियां बांट रहे हैं। दूसरा, आधुनिकीकरण के ढांचे में विसंगतियां भी दृष्टिकोण हो रही हैं, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना व वृद्धों के प्रति अनादर की भावना का बढ़ाना, नैतिकता का पतन प्राय देखने में आ रहा है। समाज में भौतिकवाद तथा विलासिता बढ़ रही है, व्यक्तिवाद पनप रहा है। फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन, इंटरनेट चैटिंग, टीवी चैनलों पर अश्लीलता परोसने जैसी नई संस्कृति विकसित हो रही है, जो हमारी विश्व प्रसिद्ध प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृतियों को विकृत कर रही है। यह औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण से संबंधित प्रश्न रहे। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के कारण, कारक और कारक पर यहां पर चर्चा करनी है। तो यहां हेडिंग डालिएगा, सामाजिक परिवर्तन के कारक या कारण। क्या कारण थे सामाजिक परिवर्तन? परिवर्तन
किसी एक कारक, केवल एक फैक्टर के परिणाम न होकर अनेक कारकों का फल होता है। परिवर्तन कहीं भी कुछ होता है तो उसमें केवल एक फैक्टर नहीं काम करता, बल्कि अनेकानेक फैक्टर से जुड़े रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन में विभिन्न कारकों की संख्या निश्चित करना एक कठिन समस्या है। वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। इस कारण आजकल सामाजिक परिवर्तन की वह कारणवादी व्याख्या को आश्रय मिला है। मोटे तौर पर सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो कारण हैं, पहला कारण दिया जा रहा है जनसंख्या कारक। समाज की जनसंख्या निश्चित रूप से सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। किसी भी समाज की जनसंख्या वह सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। जनसंख्या का घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर आदि जनसंख्यात्मक कारकों से सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन आया है। किसी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य में परिवर्तन, या उसके आकार में परिवर्तन, या उसकी गतिशीलता में परिवर्तन, या उसकी मृत्यु दर एवं जन्म दर में परिवर्तन, उसके स्त्री पुरुष अनुपात में परिवर्तन, या आप कह सकते हैं या उसकी जाति एवं प्रजाति संरचना में परिवर्तन, या उसकी जाति एवं प्रजाति संरचना में परिवर्तन, या समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म देता है। जब जनसंख्या में स्वस्थ लोगों की कमी है तो उस समाज में एक न एक दिन समाप्त हो जाने का खतरा बराबर बना रहता है। यदि जनसंख्या का आकार बढ़ा है तो इस प्रकार के नियम, कानून और रीति रिवाज विकसित होंगे जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और जन्म दर को बढ़ने से रोका जा सके। विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा गर्भ निरोधक के साधनों की खोज में रत रहना एवं भारत जैसे जनाधिक वाले देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को तीव्रता से लागू करना इस बात का प्रमाण है कि जनसंख्या का बड़ा आकार हमारे सामाजिक संबंधों को निरंतर प्रभावित और परिवर्तित कर रहा है। अत्यधिक जनसंख्या एक अभिशाप है जिसका स्वाभाविक परिणाम होता है दरिद्रता, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अकाल एवं कलह। प्रौद्योगिक कारक क्या है? आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण कहा जा सकता है। प्रौद्योगिकी से हमारा अभिप्राय उत्पादन के साधनों से होता है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में प्रौद्योगिक कारकों का महत्व स्पष्ट करते हुए आकबर ने लिखा है, प्रौद्योगिकी हमारे पर्यावरण को परिवर्तित करके जिससे कि हम अनुकूलन करते हैं, हमारे समाज को परिवर्तित करती है। यह परिवर्तन साधारणतः भौतिक परिवर्तन में होता है और हम परिवर्तनों से जो अनुकूलन करते हैं उससे बहुधा प्रथाएं और सामाजिक प्रथाएं संशोधित हो जाती हैं। भारतवर्ष में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन की प्रणालियों में, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक ढांचों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। विशाल पैमाने पर उत्पादन, नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण, प्रतिस्पर्धा की मात्रा में वृद्धि तथा अमीर गरीब वर्गों की स्थापना के लिए प्रौद्योगिक कारक उत्तरदायी हैं। सांस्कृतिक कारक के डेविस का कहना है कि संस्कृत के विभिन्न अंग सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़े होते हैं। फलस्वरूप संस्कृत में कोई परिवर्तन होता है तो सामाजिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। मानव समाज और संस्कृत में घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति के पूर्ण जीवन पर समाज और संस्कृत की छाप रहती है। समाज में परंपराएं, धर्म, रूढ़ प्रथाएं आदि सभी संस्कृत के अंग होते हैं। मैक्स वेबर ने विभिन्न धर्मों और आर्थिक व्यवसायों की तुलना करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि संस्कृत में परिवर्तन होने के कारण समाज में भी परिवर्तन होते हैं। जहां संस्कृत प्रभावित होगी तो निश्चित है वह समाज प्रभावित होगा। पश्चात संस्कृत के प्रभाव के कारण भारतवासियों के सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हो गए। स्त्री शिक्षा का विस्तार, देर से विवाह करने का चलन, प्रथा प्रथा की समाप्ति, संयुक्त परिवारों का विघटन, स्त्रियों द्वारा धनोपार्जन आदि संबंध में उल्लेखनीय परिवर्तन है। भौगोलिक कारकों को देखें तो सामाजिक परिवर्तन और भौगोलिक कारकों का भी परस्पर घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्री दृष्टि से भौतिक, भौगोलिक अथवा प्राकृतिक तीन कारकों में कोई अंतर नहीं है। भौगोलिक कारकों से हमारा अभिप्राय भूमि की प्रकृति, बनावट, जलवायु और प्राकृतिक घटनाएं तथा भूकंप, नदियों, पहाड़ों, समुद्र आदि से होता है। ये वस्तुएं हमें निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। जब भी कोई परिवर्तन इनमें से किसी एक या एकाधिक वस्तुओं में आता है तो हमारे संबंध जो कि इनसे संबंधित होते हैं बदल जाते हैं। पीए सोरोकिन ने लिखा कि निसंदेह भौगोलिक कारकों की
संपूर्णता एक सीमा तक मानव व्यवहार, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। भारत के अनेक प्रदेशों में बाढ़ आती रहती है, जिससे अनेक व्यक्तियों की जानें चली जाती हैं। बहुत से बेघर बार हो जाते हैं, कितने ही गांव बर्बाद हो जाते हैं। ये सब स्थितियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। सारी चीजें हमारे जीवन को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। सामाजिक परिवर्तन के परिणाम। सामाजिक परिवर्तन का भारतीय सामाजिक संरचना पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इससे ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की संरचनाएं प्रभावित हुई हैं। सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले इसके कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। द्वितीय संबंधों या निजी स्वार्थों की भावना में वृद्धि हुई है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राथमिक संबंधों में शिथिलता आ रही है। अब योग्यता एवं धन को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे व्यक्तिवादी भावनाओं का जन्म होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्य तक ही सीमित रहता है, इसलिए अपरिचय का वातावरण विकसित होता है। परंपरागत रूप से पाए जाने प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत संबंधों की कमी के कारण द्वितीय संबंधों को महत्व मिलने लगता है। व्यक्ति को सम्मान उसकी परिस्थिति के अनुसार दिया जाता है तथा परिस्थिति के लिए वैयक्तिक योग्यता तथा धन का होना आवश्यक है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों को विकसित करना चाहता है, जिससे परिणाम स्वरूप निजी स्वार्थ की भावनाओं का जन्म होता है। इतना ही नहीं, व्यस्त जीवन तथा द्वितीय संबंधों के कारण आज पड़ोस के लोगों को सुख दुख में हाथ बटाना संभव ही नहीं है। किसी के साथ किसी घटना में, किसी सुख के जीवन के सुख और दुख में शरीक हुआ ही नहीं जा सकता। जात के महत्व में कमी। भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के नवीन उद्योग तथा व्यवसायों का जन्म हुआ है। इस कारण नगरों औद्योगिक केंद्रों में देश के प्रत्येक भाग से विभिन्न जातियों के लोग आते हैं। उद्योग में सफलता के लिए कुशल कारीगर चाहिए, चाहे वे किसी जात के क्यों न हो। फलस्वरूप विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। आपस में एक साथ काम करने, साथ रहने के कारण तथा एक साथ खान पान के कारण विभिन्न जातियों के लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला। इससे उनमें पारस्परिक सहनशीलता में वृद्धि हुई। इस प्रकार भारत में हो रहे परिवर्तन के कारण जात व्यवस्था का महत्व कम हो गया तथा विभिन्न जातियों में सामाजिक दूरियां भी निश्चित रूप से कम हुई है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जात महत्वहीन होती जा रही है। राजनीति में जात का महत्व आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आवास समस्या तथा गंदी बस्तियों में भारत में तेजी से नगरों या औद्योगिक केंद्रों पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के अनुपात में आवास सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसके कारण रहने योग्य मकानों को भाड़ों में काफी वृद्धि हो गई। आर्थिक तंगी के कारण अधिकांश लोग ऐसे मकानों में रहने लगते हैं जिनका किराया वे दे पाए, परंतु मकान छोटे होने तथा सदस्य अधिक होने का नगरों या औद्योगिक केंद्रों में अनधिकृत गंदी बस्तियों का निर्माण होने लगता है। इन बस्तियों में सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण का निम्न स्तर होता है। ऐसे स्थानों में रहने वाले लोगों का न केवल स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अपितु अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे अपराध, बाल अपराध, मद्यपान, वेश्यावृत्ति इत्यादि में वृद्धि होने लगती। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए निम्न स्तर का एक कारण गंदी बस्तियों का पर्यावरण ही है। नई पीढ़ी के सदस्यों के व्यक्तित्व के विकास में गंदी बस्तियां बाधक हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार विकसित हो रहे हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता होती है, जबकि औद्योगिक और नगरीय केंद्रों में आवास की कमी होती है। इस कारण लोग अपने संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को अपने कार्यस्थल पर नहीं ले जाते और यह भी संभव नहीं हो पाता कि काम या नौकरी करने वाले व्यक्ति रोज गांव में अपने परिवारों के पास लौट आए और फिर दूसरे दिन काम या नौकरी पर जाएं। इन कारणों से व्यक्ति अपने विवाह के बाद परिवार को लेकर नगरों या औद्योगिक केंद्रों में ही रहने लगते हैं, जिससे संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। भारत में एकाकी परिवारों में होने वाली निरंतर वृद्धि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों का ही परिणाम है। अपराध तथा भ्रष्टाचार में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आवास की समस्या, बेरोजगारी, प्राथमिक नियंत्रण में कमी, व्यक्तिवादिता तथा द्वितीय संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है। इन दिशाओं में व्यक्ति अनैतिक ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए वह मकान पाने, नौकरी पाने के लिए रिश्वत आदि देता है। गंदी बस्तियों में अपरिचय का वातावरण तथा बेकारी
व्यक्ति को अपराधी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपराध तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। स्त्रियों की परिस्थिति में प्रयोग। परिवर्तन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई तथा अब उन्हें नौकरी के अधिकाधिक अवसर प्राप्त हैं। आज स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध है। इस प्रकार यद्यप अनेक परिस्थिति ऊंची हो जाती है तथा कामकाजी होने के नाते उनका पारिवारिक संगठन परिवर्तित होने लगता है। कई बार तो इससे पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंधों का अभाव होने लगता है, व्यक्तिगत मतभेद शुरू हो जाते हैं तथा अंत में विवाह विच्छेद तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमिका संघर्ष भी पति पत्नी में मतभेद को बढ़ावा देता है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में स्त्रियों की परिस्थिति को उन्नत करने के लिए शिक्षा के साथ साथ परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाओं का सराहनीय योगदान रहा है। इसी के साथ ही बच्चों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए क्लास को जय हिंद, जय भारत।